तो कैसे हैं BBMK वाले स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग चकाचक ज़बरदस्त और मस्त होंगे, क्योंकि आप लोग का और एक ही एग्ज़ाम बचा हुआ है AAC हिंदी का। तो आज मैं आपके बीच यूनिट 1 कवर करूंगा AAC हिंदी का। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 को हम कवर करेंगे। तो इसका PDF आप लोग ज़रूर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री में आप टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा PDF जो कि आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आज जो कि हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे समास, पर्यायवाची शब्द, लिंग निर्धारण, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, पल्लवन एवं संक्षेपण। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज जो कि हम यूनिट 1 में कवर करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाला है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समास से स्टार्ट करेंगे कि आखिर समास क्या होता है। तो हिंदी व्याकरण में समास जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण या फिर छोटा करना। क्या? संक्षेपण यानी छोटा करना। समास का मतलब क्या होता है? छोटा करना। समास का मतलब छोटा करना, छोटा करना, याद रखिएगा। जब दो या दो से अधिक शब्द को हम मिलाकर एक नया और सार्थक शब्द यानी मीनिंगफुल, सार्थक मतलब मीनिंगफुल शब्द बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या हमने कहा कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और मीनिंगफुल शब्द जब हम उसको बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ओके, अगर समास आप लोग को क्लियर हो गया है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करके समास लिखिएगा। क्या? समास लिखिएगा, ताकि पता चलेगा कि हाँ दोस्तों को समास समझ में आ गया है। तो समास हमने समझ लिया। अब समास के मुख्य भेद के बारे में जानेंगे। ओके, तो समास के टोटल कितने भेद होते हैं? समास के टोटल 6 भेद होते हैं। पहला हमारा जो भेद है वो है अवयवी भाव। क्या? अवयवी भाव। ओके, थोड़ा नाम उठपटा है बट याद रखिएगा, बस एक ही सेमेस्टर की बात है, एक दिन की बात है। उसके बाद इसको हमें कौन सा अप्लाई करना है रोज़। ओके, गुड मॉर्निंग जैसा तो हमको रोज़ बोलना नहीं है, एक बार सिर्फ हमको याद करना है। ओके, तो ये जो हमारा समास है, ये जो हमारा समास है आखिर ये क्या होता है? तो इसमें पहला जो पद होता है ये प्रधान होता है, जिसे हम अवयय कहते हैं। इसका पूरा पद प्रक्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है। विशेषण मतलब किसी की विशेषता बताना। विशेषण मतलब क्या होता है? किसी की विशेषता बताना। जैसे पहचान जो है, पहचान शब्द के शुरू में यथा, प्रति, आ, भार, हर, अनु जैसे उपसर्ग आता है। किसी भी शब्द है, जैसे कि हमारा प्रतिदिन हुआ, एक शब्द हमारे पास प्रतिदिन, तो प्रतिदिन के आगे क्या आया? प्रति आया है। देखिए प्रति आया है तो ये पहचान को बता रहा है। ओके, तो प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? प्रत्येक दिन। जैसे आ गया किसी शब्द में, जैसे आ जीवन, इसका मतलब जीवन भर। आ गया यानी जीवन भर। एक शब्द जैसे हर मतलब हर दिन यानी रोज, हर दिन इसका मतलब रोज। ओके, तो ये पहचान को बताता है। शब्द के शुरू में अगर यथा, प्रति, आ, भर, हर, अनु जैसे उपसर्ग अगर आता है तो इसे हम पहचान के लिए यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब क्या आता है? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन के बारे में, आजीविका के बारे में जो कि हमने समझ लिया। बस आपको एक दिन के लिए याद करना है, आप रट दीजिए, एक दिन के लिए रट दीजिए, फिर आपको दोबारा ये सब चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, दूसरा हमारे पास जो कि इसका भेद है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें दूसरा पद यानी प्रथम पद प्रधान होता है और दोनों शब्दों के बीच की जो कारक विभक्ति होता है, जैसे कारक विभक्ति टोटल कितना है? 8 है। कारक विभक्ति कितना है? 8 है। जैसे को, से, के, लिए, का, में, इन सब चीज़ों का लोप हो जाता है। ओके, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें दोनों शब्दों के बीच में हमें कारक विभक्ति देखने को मिलता है। जैसे हमारे पास राजपुत्र है, तो राजपुत्र का मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र। तो ये जो का चीज़ आया है ना, का चीज़, यही तत्पुरुष समास को बता रहा है। जो का चीज़ आया है यही तत्पुरुष समास को बता रहा है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार हमारे पास जो यश प्राप्त है, इसका मतलब क्या होता है? यश को प्राप्त। ओके, यश प्राप्त का मतलब यश को प्राप्त। उसके बाद है यज्ञशाला। यज्ञशाला का मतलब क्या होता है? यज्ञ
के लिए साला। ओके, तो देखिए जितना भी ऊपर हमने चर्चा किया, को, से, के लिए, का, में, इन सब चीज़ों का यूज़ हमें देखने को मिलता है तत्पुरुष समास में। ओके, चलिए अगला है कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास। इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेषय होता है। ओके, विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला और विशेषय का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण बताने वाला और जिसकी विशेषता बताई जाए, यही हमारा विशेषण और विशेषय है। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास एक शब्द है जिसको हम कहते हैं चरण कमल। क्या? चरण कमल। तो चरण कमल का मतलब क्या होता है? कलम के समान चरण। ओके, कमल के समान चरण। कमल जो हमारा कमल लोटस फूल होता है, कमल फूल जो हम लोग तालाब से जाके निकालते हैं, तो कमल के समान चरण, उसी को हम क्या कहते हैं? चरण कमल। महादेव। महादेव का मतलब क्या होता है? महान है जो देव। क्या? महान है जो देव। उसके बाद नीलकमल, यानी नीला है जो कमल, उसको हम कहेंगे नीलकमल। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा उठपटा है, मैं समझ रहा हूँ, बट पढ़ना तो पड़ेगा। उसके बाद हमारा द्विगु समास। क्या? द्विगु समास। जिस समास का पहला पद और दूसरा पद आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे त्रिलोक है, तो त्रि जो है ये पहला पद है और जो लोक है ये हमारा दूसरा पद है। ओके, तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद यानी त्रि मतलब क्या तना होता है? 3 होता है। त्रि मतलब 3 होता है। और हमारा जो दूसरा पद है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक ही है ना, 3, 9। ओके, तो ये सब क्या है? संख्यावाचक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास के बारे में हम क्या समझें कि जिस समास का पहला पद, जिस शब्द का, समास मतलब शब्द समझिए। ओके, यहाँ समास का मतलब हमें शब्द समझना है और कुछ नहीं समझना है। तो जिस शब्द के आगे हमें संख्यावाचक शब्द देखने को मिल रहा है, उसी को हम द्विगु समास कहेंगे। इसे किसी समूह का बोध होता है, इससे किसी समूह का बोध होता है। जैसे त्रिलोक। त्रिलोक का मतलब 3 लोकों का समाहार। 3 लोकों का समाहार। नवरत्न। नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह, नवरत्न। चौराहा। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। चौराहा मतलब होता है ना, एक इधर रास्ता गया, एक इधर रास्ता गया, एक इधर रास्ता गया, एक इधर रास्ता, तो 4 राहों का समूह को चौराहा कहा जाता है। तो इस प्रकार का शब्द हमें जब भी देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा ये द्विगु समास है। क्या? द्विगु समास है, क्योंकि इसका जो पहला पद है वो हमारा संख्यावाचक है। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से निवेदन है, कृपया करके आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल स्पेशल BBMQ वाले स्टूडेंट के लिए क्रिएट किया गया है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है हमारे पास द्विंग समास। क्या? द्विंग समास। इसमें दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद। ओके, जैसे माता और पिता दोनों ही प्रधान होता है, और विग्रह करने पर और अथवा या लगता है। ओके, जैसे विग्रह कर रहे हैं, जैसे माता और पिता, दिन और रात, पाप या पुण्य। ओके, तो अगर उसका हम विग्रह करेंगे, यानी उसको अगर हम तोड़ देंगे, तो उस पर हम और अथवा या लगा सकते हैं। इसके बीच अक्षर एक लगता है जिसको हम कहते हैं, ये वाला जो डैश होता है ना वो, तो इसके बीच अक्सर योजक चिन्ह लगता है। ये जो चिन्ह है इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। तो द्विगु समास में हमेशा योजक चिन्ह का यूज़ होता है। क्या? योजक चिन्ह का यूज़ होता है। तो आप आराम से फिर द्विंग समास को देख के पहचान लेंगे कि हाँ ये द्विंग समास है, क्योंकि द्विंग समास में आपको इस प्रकार का एक योजक चिन्ह देखने को मिलता है। जैसे माता पिता यानी माता और पिता, दिन और रात यानी दिन और रात, पाप पुण्य मतलब पाप या पुण्य। ओके, आई होप कि आप लोग को ये चीज़ अच्छा से क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा। अगला है हमारे पास बहुव्रीहि समास। क्या? बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी हमारे पास जो पद होता है वो कोई भी प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ का और संकेत करता है। तो इसमें कि कोई भी पद हमारा प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिल के किसी तीसरे अर्थ, ओके, तीसरे अर्थ का क्या करता है? संकेत करता है। जैसे लंबोदर। लंबोदर का मतलब क्या होता है? लंबा है उदर यानी पेट। उदर मतलब पेट, लंबा है उदर, जिसका अर्थ क्या होता है? गणेश जी। लंबोदर का मतलब क्या होता है? गणेश जी। तो ये क्या है? बहुव्रीहि समास हो गया, बहुव्रीहि समास। उसके बाद है दशानन। दशानन का मतलब 10 है आनन यानी मुख, जिसका अर्थ होता है रावण। दशानन का मतलब क्या था? रावण। रावण का 10 को मुख था कि नहीं था?
उसके बाद है नीलकंठ। नीलकंठ यानी नीला है जिसका कंठ, इसका अर्थ क्या होता है? शिव जी। नीलकंठ हम किसे कहते हैं? शिव जी कहते हैं। तो ये सब जो शब्द है ये हमारा द्विंग समास हुआ, ओके, नहीं बहुव्रीहि समास हुआ। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, प्रश्न नहीं, अगला टॉपिक है इसमें यूनिट 1 में पर्यायवाची शब्द। क्या? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं पता है? उन शब्दों को कहते हैं जिसका अर्थ समान होता है। क्या? जिसका अर्थ समान होता है। भाषा में सुंदरता और प्रवाह लाने के लिए एक ही वस्तु या व्यक्ति को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जिसको हम बाना कहते हैं। क्या? भाषा में अगर हमको सुंदरता लाना है, प्रवाह लाना है, तो एक ही वस्तु या व्यक्ति को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अच्छा बताइए, तो आपके गांव में, आपके घर में आपका दूसरा नाम क्या है बताइए? तो आपका जो दूसरा नाम जो फालना तो उसका रहता है ना, उसी को हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द कहेंगे। और ये क्यों किया जाता है? सुंदरता लाने के लिए और प्रवाह लाने के लिए, यानी गति लाने के लिए। ओके, जैसे कि आपका नाम बहुत बड़ा है, ओके, आपका नाम बहुत बड़ा है, तो आपका उतना बड़ा नाम कोई पुकार ही नहीं, मतलब कोई पुकारता नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो इसीलिए आपको फुचकू बोलेगा, नुन्नू बोलेगा, बाबू बोलेगा। ओके, तो प्रवाह लाने के लिए, प्रवाह मतलब क्या हुआ? स्पीड लाने के लिए। ओके, चलिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की सूची दी गई है जो अक्सर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे पास पहला क्या है? ब्रह्मांड और प्रकृति से संबंधित पर्यायवाची शब्द, जैसे आकाश। आकाश जो है इसको हम अन्य किन किन नामों से जानते हैं? जैसे नभ। ओके, इन सब चीज़ों को एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि आकाश को और हम किन किन नामों से जानते हैं, पृथ्वी को और हम किन किन नामों से जानते हैं, सूर्य जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे आदित्य देव, ये तो आप लोग सूर्य पूजा जब करते हैं छठ माँ का, ओके, तो उस दिन आप लोग आदित्य और क्या क्या नाम है आप लोग इसके बारे में जानते हैं। चंद्रमा को हम चांद कहते हैं, और क्या क्या कहते हैं? राकेश कहते हैं। ये तो पता आप लोग को होगा कि आपका एक दोस्त है, तो उससे आप लोग याद कीजिएगा राकेश का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। पानी के बारे में तो आप लोग को अच्छा खासा याद होगा कि पानी जो होता है उसको हम जल कहते हैं, नीर कहते हैं। यही दो चीज़ पता है ना, और नहीं पता है। अच्छा, बादल को मेघ कहते हैं। ओके, इन सब चीज़ों को एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा। PDF आप जो कि टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 भी रुपया जो कि उसके लिए देना नहीं है, बट आप जाके एक बार ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और अभी आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार का ढेर सारा कंटेंट मैं आप लोग के बीच लाता रहूँगा। देखिए, जीव जंतु और फूल के लिए भी कुछ हमारे पास पर्यायवाची शब्द है, जैसे कमल के लिए पंकज। ओके, इन सब चीज़ों को एक बार आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। मैं जो कि इसको फटाफट पार कर दे रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है और आप लोग को याद करना है। मैं आपको याद कैसे कराऊंगा बताइए? तो याद कराना मेरे हाथ में नहीं है, मुझे बस दिखाना है कि हाँ ये चीज़ होता है। ओके, चलिए अगला है पर्यायवाची शब्दों को याद करने की शानदार ट्रिक। कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊँगा जिससे आप आराम से जो कि याद कर पाएंगे। यदि आप जल यानी पानी के पर्यायवाची शब्द याद कर लेते हैं तो आप कमल, बादल, समुद्र के पर्यायवाची शब्दों को आसानी से फिर याद कर पाएंगे। कैसे? आइए मैं बताता हूँ। देखिए, जल के शब्द के अंत में ज है, जल के शब्द के अंत में ज है, जैसे जन्म लेने वाला जोड़े इज इक्वल टू कमल, जैसे जल प्लस ज, जलज। जलज मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। नीर प्लस ज, नीरज। ओके, और हमारा ये वारी प्लस ज, वारिज, ये सब किसका है? कमल का है। किसका है? कमल का है। ओके, तो इस प्रकार का ट्रिक जो कि आप या एक बार देख लीजिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लिंक के बारे में आगे बढ़ते हैं। PDF बट आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आप कैसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए लिंग के बारे में जानते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग का अर्थ चिन्ह या निशान होता है। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह या निशान होता है, जिससे यह पता चलता है कि कोई शब्द पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि लिंग से हम लोग स्त्री जाति या फिर पुरुष जाति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदी में लिंग निर्णय थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ सजीवों के साथ निर्जीव वस्तुओं का भी लिंग निर्धारण किया जाता है। मुख्य रूप से लिंग के 2 भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ओके, पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग।
नीचे लिंग पहचानने की कुछ हम नियम आपको बताएंगे, जैसे पुल्लिंग की पहचान करने का क्या तरीका है। तो ये शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता है। पुल्लिंग से हम क्या समझते हैं कि केवल और केवल पुरुष जाति का जो बोध कराता है। जैसे देशों और पर्वतों के नाम, भारत, चीन, हिमालय और जो हमारा विंध्याचल है, ये सब चीज़ जो है इससे पुरुष जाति का बोध होता है। ओके, भारत, चीन, हिमालय। एक अपवाद ये है, अपवाद मतलब इसको आप लोग याद कर लीजिएगा VVI जैसा, कि हमारा जो श्रीलंका है ये स्त्रीलिंग है। श्रीलंका एक देश है हमारा, लेकिन यह एक स्त्रीलिंग है। बाद बाकी जितना भी हमारा देश है वो सब पुल्लिंग है। ओके, दिन और महीने के नाम, जैसे जितना भी दिन के नाम है वो सब हमारा क्या है, पुल्लिंग है, यानी पुरुष है। ओके, इतना याद रखिएगा। लेकिन हमारा जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई ये स्त्रीलिंग माना जाता है। ओके, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सोम, मंगल, बुध, मार्च, अप्रैल, ये सब जो महीना है ये हमारा पुल्लिंग होता है। बट जो हमारा फरवरी, जनवरी और मई, जून ये है, ये हमारा स्त्रीलिंग है। अब धातु और रत्नों के नाम, जैसे सोना, चांदी, लोहा, हीरा, पन्ना। ओके, ये सब चीज़ जो है ये हमारा स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग है, जबकि हमारा जो चांदी है ये हमारा क्या है, पुल्लिंग है। पेड़ों के नाम, जैसे आम, नीम, पीपल, बरगद, ये सब हमारा पुल्लिंग है। ओके, लेकिन हमारा जो इमली और नारंगी है ये हमारा स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों के अंत में आपको आ, पा, पन या न आता है वो हमारा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे मोटा, मोटा मतलब क्या हुआ, मोटा मतलब आदमी, यानी ये स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग हुआ। बुढ़ापा पुल्लिंग हुआ, बचपन पुल्लिंग हुआ। लास्ट में देखिए न आ रहा है। ओके, लास्ट में प आ रहा है, आ रहा है, मोटा, आ, मोटा। ओके, लेन देन, लास्ट में न आ रहा है, तो ये सिर्फ हमारा क्या हुआ, ये हमारा पुल्लिंग हुआ। चलिए, अब स्त्रीलिंग को पहचानने का कुछ तरीका, जैसे जितना भी हमारा नदी हुआ ये हमारा क्या है, स्त्रीलिंग हुआ। जैसे हमारा गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, गोदावरी नदी, ये पुल्लिंग हुआ। लेकिन हमारा जो सोन नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है ये पुल्लिंग की कैटेगरी में आता है। भाषा और बोली, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, जितना भी भाषा है ये हमारा पुल्लिंग नहीं बल्कि स्त्रीलिंग होता है। ओके, तिथियों के नाम, जैसे प्रथम, द्वितीय, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब क्या है, ये सब हमारा स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम, जैसे अश्वनी, रोहिणी और भरणी, ये सब हमारा क्या है, ये भी हमारा स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों के अंत में ई आता है, आवट आता है, आहट आता है या आता है, इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके, चलिए, लिंग निर्धारण के कुछ हमें विशेष नियम है। ओके, इसको जानना है। जैसे समूहवाचक शब्द, कुछ समूहवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंडल हो गया, दल हो गया, समाज हो गया, जबकि कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सभा, कक्षा, सेना, समिति, ये सब हमारा स्त्रीलिंग होता है। पद और व्यवसाय, कुछ पद हमेशा ही लिंग में उपयोग किए जाते हैं और उभयलिंगी भी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब वो स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी है। ओके, जैसे हमारा राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, डॉक्टर हुआ और हमारा इंजीनियर हुआ, ये सब हमारा क्या है, ये हमारा उभयलिंगी हुआ। इसका लिंग वाक्य के प्रयोग से पता चलता है कि हम आखिर किसके अनुसार इन सब शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री आ रही है तो हम पता कर लेंगे कि प्रधानमंत्री जो है ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ। लेकिन अगर हम कहेंगे कि नहीं प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो अब मोदी का नाम आएगा, और प्रधानमंत्री आ रही है यानी इंदिरा गांधी का बात हो गया। चलिए, नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, हमेशा पुल्लिंग। कौवा होगा, जो भालू है, चीता है, ये इसका स्त्री बनाने के लिए हम मादा शब्द जोड़ते हैं। ओके, भालू हमेशा स्त्रीलिंग कौन कौन सा होगा बताइए। जैसे मछली हो गया और हमारा कोयल हो गया, मैना हो गया, छिपकली हो गया, ये हमेशा ही आपको क्या देखने को मिलेगा, स्त्रीलिंग देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम पुल्लिंग बनाएंगे यानी पुरुष बनाएंगे तो हम उसको पुरुष वाला चीज़ जैसे नर ऐड करेंगे, नर मछली, नर कोयल और नर मैना, नर छिपकली, इन सब चीज़ों को अगर हम ऐड करेंगे तो हम पता कर पाएंगे कि नहीं ये नर के बारे में कही जा रही है। लेकिन अगर नर उसमें लिखा हुआ नहीं है तो हमेशा उसको हम स्त्रीलिंग ही मानेंगे। उसी प्रकार हमारा हमेशा पुल्लिंग में कौवा आएगा, भालू आएगा, चीता आएगा। लेकिन अगर हम उसमें मादा चीता ऐड कर देंगे तो इससे पता चलेगा कि नहीं ये स्त्रीलिंग के बारे में यहाँ बात कही जा रही है।
लिंग पहचानने की सबसे आसान ट्रिक क्या है? अगर आपको किसी शब्द का लिंग समझ ना आए तो उस शब्द के साथ एक विशेषण या क्रिया लगाकर वाक्य आप बनाइए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे रास्ता, रास्ता लंबा है तो ये पुल्लिंग हो गया। जैसे अगर रास्ता लंबी है तो ये गलत होगा। रास्ता लंबा है कि लंबी है? रास्ता लंबा है। तो हमारा जो रास्ता है ये क्या है? ये क्या है हमारा? जल्दी बताइए। ये हमारा पुल्लिंग है। किताब, किताब को एक वाक्य बनाएंगे। जैसे मेरी किताब खो गई, तो खो गई मतलब ये किताब स्त्रीलिंग हो गई, ओके। लेकिन अगर हम कहेंगे मेरा किताब खो गया तो ये वाक्य गलत हो गया। तो इससे हम पता फिर नहीं कर पाएंगे। दही के बारे में, दही खट्टा है तो है आ गया शब्द, यानी ये पुल्लिंग हो गया। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि दही खट्टी है तो फिर हमारा वाक्य गलत हो गया, ओके। तो अगर हम आराम से पता करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? उसको एक वाक्य बनाएंगे और फिर हम उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे ओटीपी देके, तो ये हमारा फिर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है यूनिट 1 का, वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यूनिट 1 में ही अभी हम लोग अटके हैं। अगला है हमारे पास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब क्या होता है? हिंदी व्याकरण का वह हिस्सा जो भाषा को संक्षेपित, सुंदर और प्रभावशाली बनाता है, ओके। तो ये जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, ये क्या करता है? ये भाषा को संक्षेपित यानी छोटा करता है, सुंदर करता है और प्रभावशाली, इफेक्टिव बनाता है। जब हम किसी पूरी बात या वाक्यांश को केवल एक शब्द में समेट देते हैं तो उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, ओके। इतना बड़ा वाक्य और हम सिर्फ एक शब्दों में उसको लपेट देते हैं तो इसी को हम क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। शब्द ही देखिए ना, इसमें क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक ही शब्द में पूरा वाक्य को लपेट दिए, ओके। यहाँ कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण हम जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिए हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे जिसका जन्म ना हुआ हो, कभी जन्म ना हो, ओके। जिसका कभी जन्म ना हो उसको हम कहेंगे अजन्म। अजन्म शब्द सुनने के बाद हमारे माइंड में क्या आ रहा है बताइए? तो अजन्म जब हम लोग शब्द सुन रहे हैं तो इससे हमारे माइंड में आ रहा है क्या? जिसका जन्म ना हुआ हो। अमर का मतलब जो कभी ना मरे। अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, ओके। इन सब चीज़ों को एक बार हमें याद करना है। ये शब्द है हमारा अपराह्न। अपराह्न का मतलब होता है दोपहर के बाद का समय। दोपहर यानी 12 बजे के बाद का जो समय है उसको हम कहते हैं अपराह्न। और अगर दोपहर के पहले का समय है यानी 12 बजे से पहले 11 बजे 10 बजे का समय है तो उसको हम कहेंगे पूर्वाह्न, ओके। यानी एएम और पीएम। तो 12 बजे के बाद जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? पीएम कहते हैं। और पूर्वाह्न का मतलब एएम हो गया, ओके। तो एबीसीडी में पहले क्या आता है? ए आता है। तो मॉर्निंग सबसे पहले होता है ना, तो मॉर्निंग यानी ए, और रात यानी लेट से रात होता है तो उसके लिए हम एबीसीडी का पी का यूज़ करेंगे, ओके। चलिए अब हमारे पास अन्य कुछ जैसे जिसे बहुत कम ज्ञान हो उसको हम कहेंगे अल्प ज्ञान। जो सब कुछ जानता हो उसको कहेंगे सर्वज्ञानी। तो इसको एक बार याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको इसी प्रकार के प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। मैं आपके अनुसार जो कि वीडियो लाता रहता हूं, ओके। इसको भी एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, नहीं तो फिर जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उससे आप इसको ज़रूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ओके। दूसरे देशों से माल मंगाना का मतलब क्या होता है? आयात करना। अपने देश के माल को बाहर भेजना मतलब निर्यात करना, ओके। जो सरकारी नियमों के विरुद्ध हो उसको अवैध कहते हैं यानी इलीगल कहते हैं। जो शासन प्रणाली को जनता द्वारा हो उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। जिसे टाला नहीं जा सके उसको अटल या अनिवार्य कहते हैं। अब ये जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, आखिर इसका महत्व और उपयोग क्या है? तो इसका मतलब होता है संक्षेपण करना, कम करना। यह लेखन में शब्दों की संख्या कम करने में मदद करता है। इसका प्रवाह यानी स्पीड थोड़ा सा अच्छा होता है। इससे शब्दों में बिखराव नहीं आता और पाठक सीधे मुख्य बिंदु को समझ जाता है। और लेखन कौशल भी इससे सुधरता है। निबंध लेखन में, पत्र लेखन में अगर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भाषा ज्ञान की गहराई को हम अच्छा से दर्शा पाते हैं, ओके। तो इसके बाद जो कि हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, हिंदी व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियाँ भाषा को सजीव, रोचक और प्रभावशाली बनाने का काम करती है। जो मुहावरे हुआ, लोकोक्ति हुआ, ये
हिंदी व्याकरण में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो है ये भाषा को सजीव बनाते हैं, रोचक बनाते हैं और प्रभावशाली बनाता है। हालांकि ये दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके स्वरूप और प्रयोग में एक बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। देखिए दोनों का जो यूज़ है वो अलग अलग होता है लेकिन एक अंतर भी है, उसको भी आइए हम डिस्कस करते हैं। तो मुहावरे के बारे में जानते हैं। ओके, मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो अपना साधारण अर्थ छोड़कर कोई विशेष यानी विशेष मतलब स्पेशल अर्थ प्रकट करता है। जैसे हमारे पास है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? अंगूठा दिखाते हैं, आप कभी किसी को अंगूठा दिखाए हैं? यानी मना कर देना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? मना कर देना, नहीं है, ठेपा। ओके, तो इसकी विशेषता क्या है? मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता। जो मुहावरा होता है ये पूरी तरह से एक वाक्य नहीं होता है, इसका प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। ओके, ये पूरा वाक्य नहीं होता है बल्कि इसका प्रयोग हम वाक्य के बीच में करते हैं। इसके अंत में प्राय ना आता है। ओके, ना आता है, जैसे अंगूठा दिखाना, लास्ट में ना आया है ना, तो इसके अंत में, मुहावरे के अंत में हमेशा क्या आता है? ना आता है। अगला है अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब सर्वलंबी होना। ओके, अब उसके बाद है ईंट से ईंट बजाना। देखिए सबके लास्ट में ना आ रहा है। ओके, तो ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या होता है? कड़ा मुकाबला करना या विनाश करना। दांतों तले उंगली चबाना। कभी आप लोग दांतों तले उंगली चबाए हैं? तो इसका मतलब होता है दंग रह जाना या आश्चर्यचकित, यानी शोक जो होता है ना, ओके, वही चीज़ हो जाना। 9-2-11 होना। क्या? 9-2-11 होना यानी भाग जाना। 9-2-11 का मतलब क्या होता है? भाग जाना। अब आइए लोकोक्ति के बारे में जानते हैं। लोकोक्ति, लोकोक्ति जो होता है इसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति, यानी जो हमारे समाज में प्रचलित उक्ति है, कहावत है। ओके, उन सब चीज़ों को कहते हैं क्या? लोकोक्तियाँ। इसे कहावत भी हम लोग कहते हैं। हाँ, इसे हम कहावत भी कहते हैं। यह समाज के अनुभव पर आधारित होता है, यानी जो हमारे बूढ़े पूर्वज लोग हैं वो अपने अनुभव के आधार पर इन शब्दों को फिर रचता है। इसकी विशेषता क्या है कि जो हमारा लोकोक्ति है अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है, जबकि मुहावरा जो था ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य नहीं था, ये एक छोटा सा शब्द था। लेकिन जो हमारा लोकोक्ति है ये अपने आप में क्या है? एक पूर्ण वाक्य है। इसे किसी बात की पुष्टि या उदाहरण देने के लिए अंत में कहा जाता है। तो लोकोक्ति जो है हमारा, ये किसी वाक्य या फिर शब्द के अंत में हम लोग यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक हमारे पास कहावत है, अधजल गगरी छलकती जाए। ओके, तो छलकत जाए, छलकत जाए। ओके, छलकत जाए तो मतलब अगर हमारा जैसे हम लोग पानी लाते हैं ना, तालाब से, कुआं से जाके पानी लाते हैं, तो अगर उसमें पानी आधा है, जैसे उसको हम क्या कहते हैं, बाल्टी हो गया, डेगची हो गया, इन सब चीज़ों में अगर पानी है और पानी आधा है यानी कम है, तो देखिएगा पानी थोड़ा सा छलकता है। तो इसका मतलब क्या होता है? कम ज्ञान वाला व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। जिसके पास ज्ञान कम होता है वो बोलता है नहीं, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। उसके बाद है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा, ये एक अपने आप में वाक्य है और इसका मतलब क्या होता है? बहुत अधिक आवश्यकता होने पर बहुत कम वस्तु मिलना। यानी ऊँट के मुंह में जीरा, यानी हमें तो आवश्यकता था 1 मिलियन फॉलोवर का, 1 मिलियन सब्सक्राइबर का, लेकिन मुझे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं मिला है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? ऊँट के मुंह में जीरा। ओके, तो इसी से जो कि याद आया दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। अगला है हमारे पास काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर यानी इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल अनपढ़ा होना। ओके, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब क्या होता है? दोहरा लाभ होना। दोहरा लाभ यानी दुगना लाभ होना, यानी मैं इधर रील भी बना रहा हूँ और उधर मेरा पैसा भी आ रहा है। ओके, तो इसका हम कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। उसके बाद है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब क्या होता है? अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरों या साधनों में दोष निकालना। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण हम उदाहरण देखते हैं। इसको एक बार जो कि देखिएगा, आसमान पर चढ़ना। इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना। उसके बाद है गागर में सागर भरना। इसका मतलब क्या होता है? थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना, गागर में सागर भरना। अगला है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होकर सोना। जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब क्या होता है?
कर्म के अनुसार फल मिलना। उसके बाद है हमारे पास हाथ कंगन को आरसी किया, हाथ कंगन को आरसी किया, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चलिए अब हमारे पास पल्लवन और संक्षेपण। क्या? पल्लवन और संक्षेपण। ये दोस्तों जो हम पल्लवन और संक्षेपण पढ़ रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका मतलब होता है प्रशासनिक लेखन और जो हिंदी व्याकरण है उसमें पल्लवन और जो संक्षेपण है दो विपरीत लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कलाएं हैं। जहां पल्लवन किसी विचार को विस्तार करता है, कोई विचार है उसको विस्तार करता है, फैलाता है, वहीं जो संक्षेपण है उसे सीमित शब्दों में समेटता है। पल्लवन जो है हमारा पल्लवन का अर्थ होता है क्या? किसी संक्षिप्त विचार, सूक्त या फिर लोकोक्ति के अर्थ को विस्तार से समझाना। ओके, पल्लवन का मतलब होता है कोई चीज़ है उसको विस्तार से बताना, इतना खोल के बताता है कि दोबारा फिर हम उसको कभी भूलेंगे नहीं। तो पल्लवन का अर्थ होता है किसी संक्षिप्त विचार, सूक्ति या फिर जो हमारा लोकोक्ति है इसके अर्थ को विस्तार से समझाना, इसी को हम भाव विस्तार भी कहते हैं। तो जो हमारा पल्लवन है, पल्लवन को हम भाव विस्तार भी कहते हैं। इसके प्रमुख नियम होता है, प्रमुख नियम क्या है? स्पष्टता। जो पल्लवन है ये किसी भी चीज़ को स्पष्ट कर देता है, मूल विचार का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद अन्य पुरुष। पल्लवन हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अन्य पुरुष का मतलब क्या होता है? वह। अन्य पुरुष का मतलब वह, यानी आप और हम मिलके किसी अन्य पुरुष का बात कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे वह। मैं या तुम का प्रयोग पल्लवन में नहीं होता है। मैं मतलब मैं स्वयं, तुम मतलब आप, यानी जो मेरे सामने हैं वो हो गया। लेकिन मैं कहूँगा आपसे कि वह बहुत गंदा बच्चा है, तो ये थर्ड व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। ओके, तो पल्लवन हमेशा थर्ड व्यक्ति के बारे में बात करता है। उसके बाद है एक ही विचार। एक ही विचार का मतलब क्या होता है? मूल बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने के बजाय उसके मुख्य भाव को तर्क के साथ प्रस्तुत करना एक ही विचार का एक ये उदाहरण हो गया। अगर हम एक उदाहरण लेके आपको समझाने का प्रयास करें तो आप आसानी से फिर समझ पाएंगे। जैसे कांच को आँच नहीं। क्या? कांच को आँच नहीं। इस पंक्ति का पल्लवन करते समय हम सत्य की शक्ति और निर्भरता के बारे में 100 से 150 शब्दों में विस्तार में लिखेंगे। ओके, कांच को आँच नहीं, तो इसके बारे में हमें एकदम पूरी तरह से खोल के लिखना है ताकि हमें अच्छा से समझ में आए। तो पल्लवन और संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब क्या होता है? संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना। तो संक्षेपण का अर्थ होता है किसी विस्तृत जो गद्यांश होता है, जो हम लोग पढ़ते थे 10 क्लास में कि एक गद्यांश आएगा 10 नंबर का, उससे हमें कंप्लीट जो कि नंबर लाना है। तो वही गद्यांश के बारे में यहाँ पूछ रहा है कि एक गद्यांश हमारे पास, जैसे हमारे पास एक लॉन्ग वीडियो है, लॉन्ग वीडियो से हम शॉर्ट्स वीडियो कैसे बनाएंगे? तो वही संक्षेपण मतलब हो गया शॉर्ट्स वीडियो, लेकिन पल्लवन का मतलब हुआ एक लॉन्ग वीडियो। ओके, एक ही टॉपिक है और उस टॉपिक से हमें एक लॉन्ग वीडियो बनाना है तो उसको हम कहेंगे पल्लवन, लेकिन एक टॉपिक को मुझे कम शब्दों में एकदम छोटा करके बताना है तो उसको हम संक्षेपण कहेंगे। तो गद्यांश या लेख को कम से कम शब्दों में उसके सार तत्वों के साथ प्रस्तुत करना। ओके, चलिए इसके कुछ नियम है कि 1/3। क्या? 1/3। संक्षेपण मूल गद्यांश का लगभग 1/3 भाग होना चाहिए। जो हमारा मूल गद्यांश है उसका 1/3 भाग होना चाहिए। 1/3 मतलब यदि हमारा गद्यांश 100 शब्दों का नहीं, सॉरी 90 शब्दों का, 100 थोड़ा सा कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। तो अगर मान लीजिए कि हमारा गद्यांश जो है वो हमारा 90 शब्दों में है तो उसको 1/3 शब्दों में लिखना है, तो 1/3 हो गया। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 30। ओके, तो 30 ही शब्दों में हमें जाके पूरी तरह से समझा के उसको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद एक टाइटल होता है, यानी शीर्षक होता है, एक उपयुक्त और संक्षिप्त निष्कर्ष देना अनिवार्य होता है। ओके, तो पल्लवन जो होता है, पल्लवन नहीं, हमारा निष्कर्ष अरे यार कहाँ संक्षेपण। ओके, संक्षेपण जो है इसमें एक टाइटल देना हमें अनिवार्य होता है। संक्षेपण में क्या होता है? एक टाइटल देना अनिवार्य होता है। अच्छा, आप लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर रील बनाते हैं कि नहीं? तो आप लोग टाइटल देते हैं, टाइटल देना जरूरी है। तो संक्षेपण में एक टाइटल देना अनिवार्य है। ओके, ताकि लोगों को देखे कि हाँ ये चीज़ किस विषय पे है। उसके बाद सरलता, अपनी भाषा सरल होनी चाहिए। ओके, अपनी भाषा क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ ये आखिर कहना क्या चाहता है। अलंकारित या कठिन शब्दों का हम इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक चीज़ों को दिखाना, एक के बाद एक चीज़ों को दिखाना। मूल
अवतरण में दी गई बातों का क्रम नहीं बदलना चाहिए। यानी जो चीज़ पहले कहा गया है, जैसे अगर हम मॉर्निंग को उठ रहे हैं तो मॉर्निंग में उठ के ब्रश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉगिंग चैनल है मेरा, उसमें हम पहले उठेंगे तो उसके बाद उठने का वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद रनिंग का वीडियो शूट करेंगे, फिर ब्रश करने का शूट करेंगे, फिर पढ़ने का शूट करेंगे। तो वही चीज़ बोल रहा है कि एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। ओके, सभी चीज़ों को दिखाना चाहिए क्रमबद्ध तरीके से, किसी को स्किप करके नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद है प्रोक्षण कथन। क्या प्रोक्षण कथन? इसमें लेखक के शब्दों को ज्यों का त्यों ना लिखकर अपने शब्दों में लिखना जरूरी है। जरूरी नहीं कि जो हमारा गद्यांश में है वही चीज़ को हुबहू हम उतार दें, ऐसा नहीं किया जाता संक्षेपण में। संक्षेपण में क्या होता है कि आप उसको एक बार पढ़िए। ओके, इतना बड़ा हमारा चैप्टर है या गद्यांश से उसको एक बार पढ़ना है, पैसेज हो गया, उसको एक बार कंप्लीट हमें पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो भी चीज़ हमें उससे समझ में आया है उसको फिर हमें यहाँ पे लिखना है। तो यही हमारा संक्षेपण का मुख्य कार्य हुआ। एक टिप्स जो कि मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इसका यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले पूरे अनुच्छेद को 2 बार आपको ध्यान से पढ़ना। ओके, 2 बार ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण लाइन है उसको आपको रेखांकित करना है, कि अंडरलाइन करना है। रेखांकित मतलब अंडरलाइन करना है, और उसी को आप कॉपी में उतार दीजिएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, और पल्लवन के लिए क्या करना है, मान लीजिए कि एक हमारा शॉर्ट वीडियो है, उस वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद एक लॉन्ग वीडियो बनाने का प्रयास कीजिए। तो यही पल्लवन में किया जाता है कि मूल पंक्ति के अर्थ को समझकर उसे उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध करना। ओके, तो पल्लवन मतलब क्या हुआ कि हमारा लॉन्ग वीडियो, और संक्षेपण का मतलब हमारा शॉर्ट्स वीडियो। तो आप शॉर्ट्स वीडियो से लॉन्ग वीडियो कैसे बनाएंगे और लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट्स वीडियो कैसे बनाएंगे, ये आप अपने शब्दों में लिखिएगा। जरूरी नहीं कि जो लेखक लिख के दिया है उसी शब्दों में आप लिखिएगा, बट लिखना जरूरी है। ओके, तो इसके साथ हमारा जो कि यूनिट 1 इसका कंप्लीट हो गया है। अब मैं यूनिट 2 को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। मैं आपको अब बताने वाला हूं कि आप इसका PDF कहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं दोस्तों, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये जो चैनल हमारा ये स्पेशल BBMK वाले स्टूडेंट के लिए क्रिएट किया गया है। तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप सबके लिए ढेर सारा वीडियो ले आ पाऊँ। ओके, तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कॉमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आइए मैं आपको PDF कहाँ मिलता है वो आपको बता। तो दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितना भी क्लासेस होता है उसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल BBMQ हब में जो कि अपलोड कर देता हूं। यहां आप लोग को देखने को मिल रहा है AAC हिंदी सेमेस्टर 1 PDF। यहां जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये PDF आ जाएगा, और फिर आप आराम से इसका रिवीजन कर पाएंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं कल एक अनदर वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। और यूनिट 2 को आप जरूर देख लीजिएगा। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाए। ओके।